प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जब वो मिली इन लफ्जों को मायने मिल गए। एक कहानी जो मोहब्बत का अंजाम दिखाती। मोहब्बत तो इतनी महंगी क्यों है? दास्तां घर से भागे प्रेमी की। ट्रेन तेज स्पीड से दौड़ रही है। उसी गति से मेरा दिमाग भी भागा जा रहा है कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किस्मत दगा देगी या मौका। जनरल डब्बे की बर्थ सीट पर थे हम दोनों। प्रीति गहरी नींद में सो रही थी। उसका सर मेरे पैरों पर था। नींद में उसके चेहरे पर मासूम और निश्चल मुस्कान खिल रही थी। जाने वो जीत की खुशी झलक रही थी या उसके सोने का अंदाज ही ऐसा था। न चिंता न फिक्र, ऐसे सो रही थी जैसे डोली में घर से विदा हो रही। जबकि हम दोनों मोहब्बत में पागल होकर घर से भाग आए थे। मैं बहुत भयभीत था। हर उस मुसाफिर को शंका की दृष्टि से देखता था जो किसी स्टेशन पर डब्बे में नया आता। दिल चाह रहा था ट्रेन तेज चले, बहुत तेज, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी घर से दूर हो जाए। प्रीति के भाइयों के हाथों खाई मार मुझे रह रह के याद आ रही। कम भक्तों ने इतना मारा था कि महीनों भर बाद खाट से उठ नहीं पाया था मैं। मगर आज मोहब्बत जीत गई थी और मोहब्बत पर पहरा लगा देने वाले हार गए थे। अलग जात के थे हम दोनों। परिवार वाले शादी के लिए नहीं माने, ऊपर से गांव भर में बदनाम हो गए। आशिकी मशहूर हो गई थी हमारी। हालांकि भागने का निर्णय प्रीति का था, मेरा नहीं। उसने जिद बना ली थी मेरे साथ रहने की। एक संयोग था दोनों की पारिवारिक स्थिति में। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और मैं 5 बहनों का इकलौता भाई। दोनों लाडले थे अपने अपने घर में। लाडलों ने आज गुल खिला दिया था। घर वालों की बची खुची इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भाग आए थे। भागते नहीं तो क्या करते? मैं उसके बिन जी नहीं सकता और वो मेरे बिना मर जाती। बेइंतहा मोहब्बत ने अनजान मंजिल का सफर थमा दिया था जिस पर हम चल पड़े थे और चले जा रहे थे। कभी कभी घर वालों की चिंता भी होती थी जिसे दिमाग से बिना सोचे झटकना पड़ता था। अपना घर छोड़ना बहुत कठिन होता है। खुद को लाश बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं छोड़े जाते अपने। गांव छूट रहा था, अपने छूट रहे थे, फिर भी एक जोश था, एक सुरूर था, एक नशा सा था। यह हौसला भी जवानी में ही होता है। जो जो उम्र बढ़ती है, रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। हम दोनों उम्र के उस मोड़ पर थे जहां दुनिया बहुत छोटी नजर आती है और खुद का व्यक्तित्व विशाल। प्रीति 20 की थी और मैं 22 का। एक दूजे में खोए हम माया नगरी मुंबई पहुंच गए। 4-5 दिन एक सस्ते होटल में रहे। इस दौरान हमने एक आर्य समाज ट्रस्ट खोज निकाला और वहां मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ शादी कर। अच्छा तो तब लगा जब 4 किराए के गवाह मिल गए। ये लोग ऐसी ही संस्थाओं के आगे दुकान खोले बैठे रहते हैं। साथ रहने की वैधानिक प्रमाण पत्र पा लिया था हमने। एक बात स्पष्ट कर दो, हमारे बीच शारीरिक संबंध शादी के बाद ही बने। वो पवित्र संबंध जो 2 जिस्मों को मिला देते हैं। जहां नए जीवन के आगमन की अवधारणाएं उत्पन्न होती है, उस मर्यादा को एक विश्वास के साथ हमने निभाया। शादी के बाद एक खोली कमरा हमने किराए पर ली और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए।
सचमुच जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी। हमने हर पल को खुशगवार लम्हों में जिया। पूरे दिन प्यार की पिंग और मौज मस्ती, घंटों समुद्र के किनारे पड़े रहना, एक दूसरे में खोकर। हाँ, चेहरा छुपाकर या हुलिया बदलकर हम घुमा करते थे। पकड़े जाने का डर दिल से निकल ही नहीं रहा था। साथ ही एक समस्या और खड़ी होती जा रही थी। पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। चिंताएं बढ़ रही थी। अब मैं अधिकतर काम की तलाश में घूमने लगा, मगर मनमाफिक काम नहीं मिला और पैसे पूरी तरह खत्म हो गए। खाने के लाले पड़ने लगे। मैंने मजदूर का काम करना शुरू कर दिया और थका हारा घर पहुंचता। इस बीच प्रीति को अकेले रहना पड़ता। वो दिन भर अकेले पड़ी बोर हो जाया करती थी। क्या करता मैं? पेट भरने के लिए कमाना भी जरूरी था। जो जो वक्त गुजरा, जिंदगी और मुश्किल होने लगी। उसे अकेलेपन से चिड़चिड़ा कर दिया था। लड़ने बैठ जाती। कई बार बात बढ़ जाया करती थी। एक दूसरे पर दोषारोपण भी करने लग जाते। वो कहती मेरे कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं कहता उसके कारण मैं बर्बाद हो गया। कोई समझाने वाला भी नहीं था। अरेंज मैरिज में नाते, रिश्तेदार और सगे संबंधियों और अपनों का दबाव होता है। न लड़ने देते हैं न बिछड़ने। मगर प्रेम विवाह में सिर्फ और सिर्फ अपनों की बद्दुआएं होती, उनके दिल से निकली हाय होती। इसी कारण तो 99% विवाह असफल हो जाते हैं। मगर लड़ाई के अंत में दोनों रोकर शांत हो जाया करते थे। ग्रेजुएट थे दोनों, समझदार भी थे। कुछ पलों का आवेश होता था, फिर प्रेम धार बहने लगती। एक दूसरे के आंसू पोंछते पोंछते सो जाया करते थे। घर से भागे करीब 6-7 महीने हो गए थे और फिर आया रक्षाबंधन। ये त्योहार, ये उत्सव हमारे पूर्वजों की रिश्तों को बचाने के लिए तैयार की गई रणनीति है। ये उस दिन मुझे समझ में आ गया। उस दिन तो वह बहुत उदास थी, जैसे अभी रो पड़ेगी। आज पहली बार मेरे भाइयों की कलाई सुनी होगी कहकर वह रो ही पड़ी। मेरी बहनें भी आज अपने इकलौते भाई की राह देख रही होगी कहकर मैं भी रो पड़ा। कहते हैं ना, जब अपने याद आने शुरू हो जाए तो रह रहकर वे हसीन पल भी याद आने लगते हैं जो हमने उनके साथ गुजारे। यही हुआ हमारे साथ। मुझे अपनी बहनें याद आने लगी। किस तरह मेरी गलतियों को मम्मी पापा से छुपा लिया करती थी। खाने की चीजें भी अपने हिस्से की मुझे दे दिया करती थी। एक ही तो दुलारा भाई था मैं उनका। कितना रोई हूं, याद करके दिल बैठ गया था मेरा। इस कमबख्त दिल को भी अजीब हरकतें रखने की आदत। उसी के लिए तड़पने लगता है जो किस्मत में नहीं होती। जब मोहब्बत नहीं मिल रही थी तो समाज के विरुद्ध खड़ा कर दिया हमें, और अब मोहब्बत मिल गई तो फिर इस दिल को वो सभी अपने वापस जाए। घर वालों को याद कर करके रोते रहे हम उस दिन। ऐसा भी नहीं था कि उससे पहले उनकी याद नहीं आई थी, मगर इस तरह नहीं आई थी। अचानक उसे क्या सूझी पता नहीं। वो कहने लगी मुझे पापा से बात करनी है। पागल हो गई हो, वो मार देंगे हमें। नहीं मारेंगे, उनकी गुड़िया हूं मैं। अपने कलेजे के टुकड़े को कोई मारता है क्या? चलो नहीं मारेंगे, दया कर देंगे हम पर, मगर अपनाएंगे नहीं। अगर अपना लिया तो भी हमें अलग कर देंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, कर देने दो अलग, मार देने दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। किस काम की ये जिंदगी जिसमें हर पल डर डर के जीना पड़े। घर से बाहर निकलो तो मुंह छुपाकर। रात को एक आहट हो तो लगे ढूंढ लिया है हमें। पल पल तो घुट घुट के मर रही हूँ। डर डर के कमजोर हो गया है मेरा दिल। जरा सी आवाज से घबरा जाती हूँ। वो दहाड़े मार कर रोने लगी।
फिर रोते रोते कहने लगी, कर लेने दो पापा से बात, कह दूंगी उन्हें मैं, आ जाओ पापा, या तो हमें मार दो या अपना लो, हम नहीं जिया जाता इस तरह से। वो बार बार जिद करने लगी तो मैं परेशान हो गया, अपना दुख भूलकर उसे समझाने में लगा। मैं जानता था आज संवेग उस पर हावी था, भावनाएं सारी बाधाएं तोड़कर बह निकली थी। पिछले कई दिनों से उदास थी, क्या पता अकेली में रोती भी होगी। उस दिन न उसने खाना खाया न मैंने। वह तो सो गई मगर मुझे नींद नहीं आई। रात भर छत को ताकता रहा, सोचता रहा। मोहब्बत तो आज भी मुझे उतनी ही थी, मगर आज मोहब्बत के साथ अपनों की सोई तलब जाग गई थी। अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप और बहनों को छोड़ाया था। उसकी क्या गलती थी? क्या मुझ पर सिर्फ मेरा ही अधिकार था? उन बहनों की क्या गलती थी जो अपने भाई के राखी बांधने के हक से महरूम हो गई? माँ बाप के इकलौते सहारे का क्या, जिस पर उसके सारे सपने की नींव बनी थी। सुबह काम पर जाना था, सो उसे समझा बुझाकर चला गया। अब मैंने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था कि उसके सामने कभी कमजोर नहीं बनूंगा। अगर ऐसा किया तो दोनों टूटकर बिखर जाएंगे। अब धीरे धीरे हालात और पेचीदा होने लगे। प्रीति गुमसुम रहने लगी, मैं भी टेंशन में रहने लगा। अब वह रोज जिद करने लगी कि उसे पापा से बात करनी है। करने को तो वह खुद किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाकर बातें करके आ सकती थी, मगर मुझे साथ लेकर यह कदम उठाना चाहती थी। मैं भी जरा भी इस कार्य के पक्ष में नहीं था। हालात और खराब हुए। अब वह बीमार सी रहने लगी। रात को बहकी बहकी बातें करने लगी। नींद में मम्मी पापा का नाम लेकर बड़बड़ाने लगी। फूल सा चेहरा मुरझा गया था उसका। आखिर एक रोज हम दोनों महानगर के दूसरे कोने में गए। घर से बहुत दूर और एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से वह बात करने लगी। आधा मिनट भी बात नहीं की होगी उसने। अचानक फोन काटकर वहां नीचे बैठ गई। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गया, उसे उठाया और टेम्पो में बिठाया। वापस हम घर आए। वो सारे रास्ते भूत सी बनी बैठी थी। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर उनके पापा ने कठोर शब्द कहे होंगे, फटकारा होगा। अब बताओ क्या कहा तुम्हारे पापा ने? वह पत्थर बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया। खाली खाली आंखों से मुझे देखती रही। अब मैं डर गया। बताओ प्रीति क्या हुआ? मैंने रोते हुए झकझोरा उसे। 22-23 साल की उम्र थी मेरी। इतनी समझ और हिम्मत कहाँ थी मुझ में? मैंने पापा को मना कर दिया दीपेश। इतना कहकर करुण स्वर में दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। सच कहूं तो ये सुनकर मेरे पैरों में जान नहीं रही। घुटने मेरा वजन नहीं संभल पाए। जमीन पर गिर सा गया मैं। मजदूर का काम करते वक्त सोचा करता था कि बुरे दिन चल रहे हैं, कभी अच्छे दिन भी दिन आ गया था। बुरा नहीं था, भयानक था। कहा था पापा ने, अब और बदनामी कराई तो मर जाएंगे। मर गए। हमारे घर छोड़ने के दूसरे दिन ही आत्महत्या कर ली थी। आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी थी मेरे। मैं क्यों नहीं समझी? ओ पापा, तुम्हें कैसे वापस लाऊं मैं? माँ का सिंदूर मिटाकर अपनी मांग सजा ली मैंने। वह बड़बड़ा रही थी। कुछ मुझे सुन रहा था, कुछ समझ से बाहर था। मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी, मगर हिम्मत करके मैंने उसे गले लगाना चाहा। धक्का दे दिया उसने मुझे। दूर हट जाओ मुझसे, डायन हूं मैं, तुम्हें भी मार दूंगी। घिन आने लगी है खुद से मुझे। आधी रात तक वह बड़बड़ाती रही, फिर सो गई नीचे फर्श पर ही। उसके बाद मुझे भी नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो वह फर्श पर नहीं थी। सच पूछो तो वह भी नहीं थी। पंखे से उसकी लाश टपक रही थी। बेजान जिस्म झूल रहा था, एक मुरझाए हुए गुलाब के फूल की तरह जो कांटों में कहीं उलझकर दम तोड़ गया हो जैसे।
साथ में जीने मरने के कितने वादे किए थे हम दोनों ने, मगर मुझसे पूछा भी नहीं। इतना साथ दिया था मैंने उसका, मना थोड़े करता मरने से। चुपके से दर्द से पीछा छुड़ा गई खुद खर्च कहीं की। ऐसे भी भला करता है कोई? और पुलिस आई, उसका परिवार आया, मुझ पर हत्या का इल्जाम लगा। जेल में हुआ, पता नहीं जिंदा कैसे हूं मैं। जेल में मेरे माँ बाप बहन आई थी मिलने, उन्हें सब बताया मैंने। माँ और पापा को जवान छोड़कर गया था, बूढ़े हो गए हैं एक ही साल में। अब मेरा क्या होगा पता नहीं। सच पूछो तो जीने की जरा भी हसरत नहीं रही। घास में उस रात सोया ना होता तो तुझे यूं खोया ना होता। दोस्तों, ये कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। क्या पता किसी भटके हुए को सीखी मिल जाए, कोई बहकता कदम ठहर जाए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और नई दर्द